नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज बात करेंगे एक ऐसे फंड की जिसमें निवेश के लिए स्टॉक का फैसला फंड मैनेजर नहीं बल्कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एल्गोरिदम से लिया जाता है। मशीन लर्निंग और एआई की बढ़ती लोकप्रियता के बीच कैटेगरी ने बीते एक साल में एवरेज 26% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। आज बताएंगे क्या होती है क्वांट फंड की निवेश रणनीति, इनमें निवेश के फायदे और जोखिम क्या हैं और किन निवेशकों के लिए ऐसे फंड है सही। हमारे साथ इस पर खास चर्चा करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं, उनका परिचय करा देते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर सुकन्या घोष और ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटवाल। सुकन्या और पंकज जी, बहुत स्वागत है आज मनी गुरु के इस खास एपिसोड में शामिल होने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्वांट स्ट्रैटेजी। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझना ज़रूरी है कि बेसिकली क्वांट स्ट्रैटेजी है क्या। पंकज जी, मैं अगर आपसे सबसे पहले स्टार्ट करूं और जानूं कि हम जब अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ की बात करते हैं और म्यूचुअल फंड के अलग स्टाइल्स की बात करते हैं, उसमें क्वांट ये एक डेफिनेटली उभरता हुआ नाम है। और हालांकि भारत में इसका यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी अगर एक क्वांट स्ट्रैटेजी को समझें या क्वांट बेस्ड थीम को समझें तो ये क्या है? स्वाति जी नमस्कार, सुकन्या जी नमस्कार। देखिए स्वाति जी, ये थीमेटिक फंड है, पहले ये समझना ज़रूरी है। और ये थीम ऐसी है जो कि एक ब्रॉड थीम है, यानी कि जब बात करते हैं थीम्स की, तो कई बार बहुत फोकस्ड अप्रोच होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए तो इसका जो बेंचमार्क है इस तरह के थीमेटिक फंड जो है मार्केट में, क्योंकि 10 फंड्स पहले से हैं, 11वां फंड अब एसबीआई ने लॉन्च किया है इस कैटेगरी में। और इनके जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 100 टीआरआई या फिर बीएसई 200 टीआरआई है, यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप में ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होते हैं, यानी कि सभी सेक्टर्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये समझना जरूरी है, जो थीम है वो ब्रॉड बेस्ड है, पर फर्क ये है कि जो बाकी के जो फंड्स होते हैं, यदि हम लार्ज मिड कैप की बात करें उदाहरण के तौर पर, तो वहां पर जो सिलेक्शन है स्टॉक्स का, सेक्टर्स का, वो फंड मैनेजर्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेजरली डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट अप्रोच होती है। तो जैसा आपने स्टार्टिंग में कहा कि यहाँ पर जो है जो सेक्टर्स का चुनाव है, जो थीम है, वो बेसिकली एक डेटा के बेस पर तय होता है। हालांकि स्टॉक सिलेक्शन जो है वो काफी हद तक फंड मैनेजर्स के हाथ में रहेगा, लेकिन मेजरली जो होता है इस तरह के सेक्टर्स होने चाहिए, टाइम के हिसाब से, फैक्टर्स के हिसाब से, वो एक कंप्यूटर आपके लिए तय कर रहा है। तो ये फर्क है यहाँ पर। एक पैसिव फंड नहीं है, एक्टिव फंड की कैटेगरी है, लेकिन डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो डेटा ड्रिवन सोल्यूशन प्रोवाइड करता है क्वांट फंड। पर जब एक डेटा ड्रिवन सोल्यूशन है, मशीन लर्निंग के थ्रू या फिर एआई के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर एक स्टॉक सिलेक्शन मेथडोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है, तो सुकन्या आप एक बहुत बेटर पर्सन है, एप्ट पर्सन है बताने के लिए कि आखिरकार ऐसे किसी स्टाइल के फंड या ऐसे किसी थीम बेस्ड फंड में फंड मैनेजर का रोल क्या है, क्योंकि आप खुद एक ऐसे फंड के फंड मैनेजर हैं। आप बहुत बेटर तरीके से बता पाएंगे कि एक फंड मैनेजर का रोल क्या है ऐसे किसी फंड में। तो फंड मैनेजर का रोल इसमें है कि हमने जो आपने बताया था डेटा ड्रिवन है, तो ये डेटा को यूज़ करके हमने एक मॉडल, एक फ्रेमवर्क बनाया है, वो उसको टेस्ट किया है। 20 साल पहले का डेटा लेके डिफरेंट मार्केट्स में टेस्ट किया है कि कैसे ये परफॉर्म करता है। तो वहाँ पे मेरा काम था कि मैंने ये फ्रेमवर्क बनाया, मैंने इसको टेस्ट किया है डिफरेंट मार्केट्स में, ये कैसे परफॉर्म करता है, कौन से स्टाइल्स, कैसा फ्रेमवर्क, कौन से रूल्स को यूज़ कर सकते हैं हम। तो वो वहाँ पे फंड मैनेजर काम हुआ है। उसके बाद अभी जो फ्रेमवर्क बना है, उसमें ये एग्ज़ीक्यूशन में ऑब्वियसली है, पर उसमें जो मॉडल आता है, जो पोर्टफोलियो आता है डेटा के बेसिस पे, वो हम फंड मैनेजर का कुछ खुद का व्यू नहीं होता है उसमें, वो एग्ज़ीक्यूट डायरेक्टली हो जाता है। मेरा काम वो था कि ये फ्रेमवर्क बनाने को, इसको टेस्ट करने को कि ये ठीक से चलता है, इसका पूरा रोबस्ट है कि नहीं ये फ्रेमवर्क, वहाँ पे मेरा काम था। ओके, ऑल राइट। अभी इस पूरे यूनिवर्स की अगर बात करें, जैसा पंकज जी हमने कहा था कि
अभी फ्लरिशिंग है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, क्वांट बेस्ड जो पूरा ये थीम है। थोड़ा-सा और अगर आपसे समझने की कोशिश करें, कैसे फंड्स हैं इस पूरे यूनिवर्स में, कितने फंड है, लगभग कितने का कुल एयूएम इस ये जो पूरी कैटेगरी है उसमें डेवलप हुआ है, बेस्ट परफॉर्मिंग या फिर नॉट सो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स कैसे रहे हैं पिछले कुछ टाइम में इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड परफॉर्मेंस? देखिए, हालाँकि कैटेगरी में अभी 10 फंड्स हो गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि गैबा फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड लॉन्च कर ने किया है अभी लॉन्च। लेकिन अगर साइज़ की बात की जाए तो बहुत छोटा साइज़ है। बहुत सारे फंड्स का तो एयूएम जो है वो 100 करोड़ के अंदर है। तो यानी कि फंड्स का साइज़ छोटा है। बहुत से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर हम समय की बात करें तो 10 में से 2 फंड्स हैं जिन्होंने 5 साल या 3 साल से अधिक का समय निकाला है। बाकी जो फंड्स हैं वो 3 साल से नए ही हैं। तो यानी कि फंड्स की कैटेगरी में नहीं है, इस कैटेगरी में जो फंड्स हैं, उनकी कोई बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है। और अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से भी देखिए, हालाँकि ये यहाँ पर इमोशनल बायसेस नहीं है और एक डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन है। फ्रेमवर्क तैयार होकर रूल बेस्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया जाता है। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम देखें, तो क्योंकि बेंचमार्क आपका निफ्टी 200 टीआरआई या फिर बीएसई 200 टीआरआई है इस तरह के फंड्स का, तो यानी कि आप यहाँ पर प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप और मिड कैप में निवेश कर रहे हैं। यदि मैं कंपेयर करूं इसको लार्ज कैप और मिड कैप फंड के साथ, क्योंकि हमारे पास एक्टिव फंड में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी भी है, तो देखा जाए तो फंड इस कैटेगरी की जो परफॉर्मेंस है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के मुकाबले तो बेहतर नहीं रही है इस पीरियड में। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लास्ट 1 ईयर में, तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है लास्ट 1 ईयर के अंदर इस कैटेगरी में वो था 361 क्वांट फंड। और उसका जो रिटर्न मैं अगर देखूँ एज़ पर यस्टरडेज एनएवी, तो करीब 35% के आसपास इसने रिटर्न दिया है 1 साल में। वहीं जो वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड रहा इस कैटेगरी में, वो डीएसपी क्वांट फंड रहा, जिसने करीब 19% का रिटर्न दिया। वहीं 3 साल की बात की जाए तो इस केस में क्वांट फंडामेंटल फंड जो है उसने 27% रिटर्न दिया सीएजीआर बेसिस पर। और डीएसपी क्वांट फंड का जो रिटर्न रहा, जिसका सबसे खराब प्रदर्शन रहा, वो 9.41 का है। यदि एवरेज की भी बात की जाए इस कैटेगरी की, अगर मैं 10 फंड्स को लूँ, उनका एवरेज निकाल कर मैं बात करूँ, तो लास्ट 3 इयर्स में जो एवरेज आया वो 18.92, यानी कि करीब 19% के आसपास रहा। जबकि यदि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करें, तो उसका जो एवरेज रिटर्न है वो इससे बेहतर है। तो जब किसी थीमेटिक फंड में निवेश करते हैं तो एक मकसद ये होता है कि ब्रॉडर मार्केट को वो आउट परफॉर्म कर पाए। हालांकि कैटेगरी अच्छी है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि इसमें कुछ खराबी है, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड है। लेकिन अल्टीमेटली जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उन्हें आउट परफॉर्म कर पाए, तो ऐसा यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिया। तो ये भी कारण है कि निवेशकों का रुझान जो है इस कैटेगरी में बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दिया है। कंपेयर टू जब बात करते हैं इंफ्रा थीम हो या कंजम्पशन थीम हो, तो थीम एक काफी समय ब्रॉडर मार्केट बेस्ड जो फंड्स होते हैं उन्हें आउट परफॉर्म कर पाती हैं। एब्सोल्युटली। सो कन्या, अगर आप थोड़ा-सा और लाइट रोशनी डाल पाएँ इस बात पर कि बेसिकली एक फंड में, एक ऐसे क्वांट बेस्ड फंड में जो जो पोर्टफोलियो टर्निंग है वो यूजुअली कितने बार एक फंड मैनेजर को करनी पड़ती है? हम जैसे एक मल्टी फैक्टर एक फिलॉसफी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कैसे एक फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो स्टाइल है, कौन सा फैक्टर इज वर्किंग इन द मार्केट राइट नाउ, या फिर किस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है? तो एक फंड मैनेजर की डिस्क्रिशन पे टोटली रहता है, या यहाँ पर भी एल्गोरिदम या जो डेटा लर्निंग है वो ज़्यादा पावरफुल रहता है? तो ये हमारे फंड में मैं बोल सकती हूँ कि हमारा पूरा डेटा ड्रिवन है। जो हमने टेस्ट किया है वो तो ये कौन से फैक्टर पे ज़्यादा वेटेज होगा, कौन-सा फैक्टर पे कम वेटेज होगा, वो पूरा डेटा पे होता है। हम ये देखते हैं कि कौन-सा फैक्टर करंटली मार्केट में चल रहा है, कौन-सा स्टाइल चल रहा है, उस पे ज़्यादा वेटेज डालते हैं। उसमें फंड मैनेजर डिस्क्रिशन नहीं रहता है या फंड हाउस डिस्क्रिशन नहीं रहता है कि अभी हमें लगता है ये होने वाला है, उसके लिए दूसरे फंड्स हैं। इसमें पूरा सिर्फ रूल्स और डेटा के बेसिस पे हम ये डिसीजन लेते हैं। जो फ्रेमवर्क है उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन जो डिफरेंट स्टाइल्स के ऊपर
मूव करने का डिसीजन वो भी बेस्ड ऑन जो फ्रेमवर्क बना है उसमें जो मॉडल थ्रो करता है उसके बेसिस पे एलोकेशन होता है। बट सुकन्या, व्हाई दिस टाइम? इस टाइम पर क्या ऐसा आपको इम्पोर्टेंट लगा या खासियत लगी कि एक क्वांट फंड लेकर आप आए? और एक पोर्टफोलियो में क्वांट फंड होना क्यों चाहिए किसी के? अगर एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, उनके लिए एक क्या वैल्यू ऐड करता है एक पोर्टफोलियो में? श्योर। तो मैं ये 3 पार्ट्स में आंसर एक तो क्यों क्वांट फंड हमने सोचा है अभी लॉन्च करने के लिए। एक तो हमने अपना ये फ्रेमवर्क लास्ट 7-8 साल से टेस्ट किया है, इन हाउस टेस्ट किया है। जब हमें लगा कि ये फ्रेमवर्क काफ़ी रोबस्ट है, ये स्ट्रॉन्ग है, तब हमने सोचा कि लॉन्च करने के लिए। दूसरी बात है कि जैसे इसका यूनिवर्स है टॉप 200 कंपनीज़, तो लार्ज एंड लार्जर मिड कैप्स जो है वो करंटली वो है यूनिवर्स में, तो हमें लगता है अभी इस जगह पे इन्वेस्ट करना सही होगा मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से, तो इसलिए वहाँ पे भी अभी लॉन्च करने की डिसीजन हुई। इन्वेस्टर्स के हिसाब से ये फंड हम जो सोचते हैं कि क्योंकि हमारा फंड 4 फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है कि मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी और ग्रोथ। तो ये 4 बहुत यूनिक फैक्टर्स हैं, डिफरेंट मार्केट्स में चलते हैं। क्वालिटी जब मार्केट्स गिरती है तब चलती है, वैल्यू, ग्रोथ जब मार्केट्स रैली होता है तब चलती है। तो हमें लगता है कि ये ऑल सीजन फंड है जो डिफरेंट मार्केट्स में स्टेबल रिटर्न्स दे सकता है। ये ऐसा फंड है। तो इन्वेस्टर्स को ये फंड मोर और लेस अभी थीमेटिक ऐसा नहीं है। ये स्टेबल परफॉर्मेंस देगा अक्रॉस डिफरेंट मार्केट साइकिल्स। ओके, तो अलग-अलग फैक्टर्स 4 आपने बताया कि वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ और मोमेंटम, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर जो स्पेशली एसबीआई की जब बात हो रही है उस पर ये आधारित है। पर कौन से मार्केट में कौन सा फैक्टर वर्क करता है पंकज जी? ये क्या 2 जो फैक्टर्स हैं या 2 या 3 जो फैक्टर्स हैं वो एक साथ एक टाइम पर वर्क करते हैं किसी मार्केट में? क्योंकि कुछ ब्लेंडेड स्टाइल्स फंड भी होते हैं, 2 फैक्टर कॉम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं। सो कैसे काम करता है ये? देखिए, अभी सुकन्या जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये डेटा ड्रिवन है, समय बताएगा कि समय के अनुसार कौन-सा फैक्टर अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर राइजिंग मार्केट है, तो उस वक़्त पर क्वालिटी होगी, या फिर अगर मार्केट में आपको देखना है कि स्टॉक्स अच्छे रेट पर अवेलेबल हो, तो वैल्यू जो स्टाइल है वो काम करेगा। तो इसके लिए अलग-अलग फैक्टर अलग समय पर आपके काम करेंगे। तो आपने जो पूछा कि 2 फैक्टर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है किसी वक़्त पर कि मोमेंटम भी आपके पास में है, क्वालिटी भी है। मोमेंटम एंड ग्रोथ की हम बात करें तो साथ में फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है, अगर हम ओवरऑल कैटेगरी की बात करें, तो ये डेटा ड्रिवन है। बट जैसा अभी सुकन्या जी कह रही हैं कि वो फैक्टर्स पर फोकस कर रहे हैं और उन्होंने काफ़ी समय से इसको टाइम पर टेस्ट किया हुआ है, बैक टेस्टिंग हुई है। तो यदि ये चीज़ काम करती है कि सही टाइम पर सही फैक्टर्स आपका सिस्टम बताता है और उस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप सही चुनाव करते हैं, यदि सभी कुछ आपके पास होगा, तो डेफिनिटली फिर आप ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपका यूनिवर्स लार्ज एंड मिड कैप है और आपके पास सभी फैक्टर्स हैं एक समय पर, मल्टी फैक्टर है, सभी फैक्टर साथ में होंगे, तो फिर आप कैसे आउट परफॉर्म करेंगे? तो इसका मतलब ये तो तय है कि यदि फंड में सही समय पर सही फैक्टर होगा, तभी आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये समय बताएगा कि फंड कैसा परफॉर्म कर पाएगा। बट हाँ, जिस तरह से सुकन्या जी ने कहा कि अभी ये फैक्टर इन्वेस्टिंग को इसमें इन्होंने साथ में लिया है, इनकॉर्पोरेट किया है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये शायद अच्छे रिटर्न दे पाए समय के साथ में। पर बात ये है कि 2 फैक्टर एक साथ चलेंगे, तो शायद फिर मुश्किल होगा कि ये मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाए। ओके, तो एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद ये भी समझना ज़रूरी है कि जो ये क्वांट फंड होते हैं कैसे इन्वेस्टर्स के लिए सही है, कब तक के लिए, कौन से गोल्स के लिए ऐसे किसी फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, इस पर भी दोनों एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।
आज हम बात करें क्वांट बेस्ड इन्वेस्टमेंट की। क्या खासियत रहती है इसकी, क्या रिटर्न रह सकता है, क्या फंड की खासियत है, इस पर हम खास चर्चा। हमारे साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर सुकन्या घोष हैं। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल से हम खास बातचीत करें। सुकन्या, क्या आप बता सकती हैं कि ऐसा कोई जो फंड है कैसे इन्वेस्टर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है? क्योंकि कुछ सीजन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको समझ होती है बाजार की, वो जानते हैं कि उनको अपने पोर्टफोलियो में क्या चाहिए, क्या मिसिंग है, क्या नहीं है। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो नए होते हैं, कई डीआईवाई इन्वेस्टर्स बाजार में जुड़ गए हैं। तो कैसे इन्वेस्टर के लिए ये फंड बिल्कुल परफेक्ट है? तो ये फंड जो हम सोचते हैं कि ये एक पैसिव और एक्टिव के बीच में है। तो पैसिव इन्वेस्टिंग जो होती है कि जो बेंचमार्क का मिमिक करता है। तो ये इसका ये खुद का मॉडल है जो फ्रेमवर्क है। तो ये डेटा ड्रिवन है लेकिन एक बेंचमार्क को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये पैसिव से थोड़ा अलग है लेकिन एक्टिव नहीं है क्योंकि एक फंड मैनेजर का डिसीजंस नहीं है इसमें। तो ये पैसिव और एक्टिव के बीच में है। और ये इन्वेस्टर्स जिनको चाहिए कि एक रूल बेस्ड एक डिसिप्लिन वे से एक फंड क्रिएट होगा, एक पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, वो चाहिए तो उनके लिए ये सूटेबल है, आइडियल है। समवन जिनको दोनों मतलब एक्टिव भी नहीं चाहिए लेकिन पैसिव से थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो उस इसके बीच में आ जाता है ये। ऑल राइट, तो ये जो सूटेबिलिटी फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। पर अगर देखें पंकज जी, हाल फिलहाल में थीम्स तो बहुत सारी एएमसीज लेकर आ रही हैं, पर एक पोर्टफोलियो में थीम्स होनी कितनी चाहिए? हमारे पास एक्टिव स्ट्रैटेजी भी बहुत है, पैसिव स्ट्रैटेजी भी बहुत है, क्वांट है जो कि दोनों के बीच का एक परफेक्ट एक स्पॉट लेकर आता है, एक अच्छी पेशकश करता है। पर एक्चुअली इतने सारे थीम्स में से एक इन्वेस्टर को कितनी थीम चाहिए, कौन सी थीम चाहिए, कौन से थीम की रेलेवेंस है, ये कैसे पता करें? बिल्कुल सही बात है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। देखिए अक्सर मैं तो हमेशा इस बात को कहता हूँ कि एक इन्वेस्टर को पोर्टफोलियो में फंड्स थोड़े रखने चाहिए और ये है कि कोर एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो यानी कि आपके लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से आपके पास डाइवर्सिफाइड फंड्स हो, जहाँ पर आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अलग-अलग रख सकते हैं या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप के ज़रिए भी एक्सपोज़र पा सकते हैं। तो 70-80% एलोकेशन तो आपका डेफिनिटली इस तरह के डाइवर्सिफाइड फंड्स में होना चाहिए। 20-30% एलोकेशन जो है वो आप थीमेटिक फंड्स में कर सकते हैं। पर जब बात आती है क्वांट फंड की, तो क्वांट देखा जाए तो ये क्योंकि ये थीमेटिक, हालाँकि कैटेगरी थीमेटिक नहीं कहेंगे इसको, लेकिन थीमेटिक और डाइवर्सिफाइड के बीच का है। मैंने शुरुआत में भी कहा था कि सभी सेक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं, अक्रॉस द सेक्टर ये इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते। बट अगेन बात ये आती है कि पहले तो डेफिनिटली आप जो डाइवर्सिफाइड फंड्स है उन्हें ही रखेंगे पोर्टफोलियो में, तो इसके लिए जगह बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे निवेशक जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की या जिनके पास छोटा अमाउंट है उस वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जिनका पोर्टफोलियो साइज़ काफ़ी बड़ा है, सीज़न्ड इन्वेस्टर्स हैं और वो थोड़ा और फर्दर डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यानी कि विद इन डाइवर्सिफाइड फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप सभी तरह के फंड्स हैं और थोड़ा इस तरह के स्टाइल को भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो इस तरह के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो सभी के लिए नहीं है, थोड़ी मात्रा में और सिर्फ इन उन इन्वेस्टर्स के साथ के लिए जिनके पास ऑलरेडी अच्छा पोर्टफोलियो साइज़ है, वैल्यू के हिसाब से भी और नंबर ऑफ फंड्स के हिसाब से, तो वो इसको ट्राई कर सकते हैं। ओके। और सुकन्या, यूजुअली हर एक फंड जब हम देखते हैं या इन्वेस्ट करने से पहले एक टाइम होराइजन एक इन्वेस्टर के माइंड में होता है कि कितने टाइम तक उनको इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे किसी स्ट्रैटेजी में आइडियल जो टाइम होराइजन है वो कितना रहना चाहिए? कब तक उस एक टाइम टेस्टेड जो एक फंड होता है, कब तक वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकता है? तो वैसा ही एक क्वांट बेस्ड जो फंड है उसके लिए आप कितना टाइम एक निवेशक को स्पेंड करने को कहेंगे जब तक उनको एक्चुअली वो अच्छे रिजल्ट देखने को मिले? तो ये फंड एक इक्विटी फंड है और हमें ऐसे ही लगता है कि हर इक्विटी फंड का ही एटलीस्ट 3 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइज़न होना चाहिए एक इन्वेस्टर को, ताकि उनको वो पूरा साइकिल का फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे हर इक्विटी फंड का 3 से 5 साल का होना चाहिए, जैसे इस फंड में भी वही होना चाहिए क्योंकि वो एक्चुअली तो एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड ही है ये। तो हाँ, 3 से 5 साल इज़ द
ओके, 3 से 5 साल आप कह रहे हैं कि एक आइडियल टाइम है जो कि एक अपने इन्वेस्टर अपने माइंड में रखे इस ऐसी इन्वेस्टमेंट होराइजन को। पर एक आखिरी सवाल पंकज जी आपसे होगा। हम देख रहे हैं कि अराउंड अब एसबीआई के फंड को मिलाकर कुल 11 फंड अब हो गए हैं और 2 ही कुल ऐसे फंड है जो 5 साल पुराने। बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में। किसी को चूज करना है एक क्वांट फंड, ये पूरा ध्यान में रखते हुए क्या कोई 2 क्वांट फंड एक ही टाइप के हो सकते हैं? थोड़ा मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने जो स्टडी किए हैं बाकी क्वांट फंड भी 2 फिलॉसफी, जैसे सुकन्या ने भी बताया उनके फंड की किस फिलॉसफी पे या किस डेटा पे या किस पैटर्न पे काम करते हैं, पर एक इन्वेस्टर के लिए क्या समझना आसान है 2 फंड्स की डिफरेंशिएशन? देखिए, क्योंकि यूनिवर्स सेम है, कोई भी फंड्स हो इस कैटेगरी में, उनके सभी के जो यूनिवर्स है वो 200 यानी कि निफ्टी 200 हो या फिर आपका BSE 200 हो, यानी कि लार्ज एंड मिड कैप का एक यूनिवर्स होगा। तो इसके लिए ये तो तय है कि यहाँ पर स्मॉल कैप तो आपको नहीं मिलेगा पोर्टफोलियो में, मेजरली आपको लार्ज कैप, मिड कैप। लेकिन लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में आप काफी अंतर देख सकते हैं। कुछ फंड्स जो है वो लार्ज कैप बायस्ड हैं, जहां पर मिड कैप एलोकेशन काफी कम है, और कुछ फंड्स ऐसे हैं जहां पर मिड कैप एलोकेशन ज्यादा है। तो निवेशक इस बात को जरूर देख सकते हैं, जैसा क्योंकि ये एक मॉडल बेस्ड है। लेकिन मॉडल में ये बात कि आपके किसी फंड हाउस के क्वांट फंड में आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप ज्यादा है, किसी में मिड कैप ज्यादा है, और हम एसबीआई की बात करें, जैसे सुकन्या जी कह रहे हैं कि यहाँ पर फैक्टर इन्वेस्टिंग है, तो सही फैक्टर के हिसाब से यदि सिलेक्शन हो रहा है तो और भी अलग हो सकता है। तो इन्वेस्टर को ये जरूर देखना चाहिए कि उनका रिस्क एपेटाइट कैसा है और वो किस तरह का फंड चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यदि ऑलरेडी उनका लार्ज कैप में एलोकेशन ज्यादा है या मिड कैप में ज्यादा है, तो किस तरह का फंड उनके लिए सुटेबल रहेगा, ये देखना बहुत जरूरी होगा। और मैं लास्ट में एक बात और कहूंगा स्वाति जी, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कि लार्ज एंड मिड कैप यूनिवर्स की, इस कैटेगरी में यदि लार्ज मिड कैप की बात की जाए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड लास्ट 1 ईयर में 53% रिटर्न रहा है सेम टाइम में। अगर 3 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर 29 या 30% के आसपास रिटर्न दिया एक लार्ज एंड मिड कैप ने। तो इसके लिए पहले इन्वेस्टर लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट कर ले, और उसके बाद में ही आप सोचें कि अगर आपको उस तरह के यूनिवर्स में इन्वेस्ट करना है और आप इस एक मॉडल को टेस्ट करना चाहते हैं, तब आप इसके बारे में सोचें। लेकिन लॉन्ग टर्म होराइजन आपका होना चाहिए। बिल्कुल, तो क्वांट बेस्ड जो फंड है, क्या है उनके फायदे, उसकी खासियत हमने समझी और सुकन्या ने बताया कि क्या खास है, क्यों अलग है एसबीआई का क्वांट फंड। थैंक यू सो मच सुकन्या, हमसे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, और पंकज जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में भी बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए जी बिजनेस।